मान लीजिए कि आप एक अनजान शहर में हैं और आपको एक लोकेशन पर पहुंचना है, एक जगह पर पहुंचना है जहां का रास्ता आपको नहीं पता है। तब आप कैसे उस लोकेशन तक पहुंच पाएंगे, खास करके तब जब आपके पास में कोई मोबाइल फ़ोन ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है भारत, आकार और स्थिति। इस अध्याय में दोस्तों हम बात करेंगे हमारे अपने देश भारत के विषय में। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विश्व के नक्शे पर, विश्व के मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ पर अवस्थित है, भारत का आकार क्या है, और आदि सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम आज इस अध्याय में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत इस पैराग्राफ से हो रही है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। दोस्तों, ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा देश है, भारत है, ये विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है ना। हमने, आपको याद होगा कि जब कक्षा 6 में इतिहास पढ़ने की शुरुआत की थी तो शुरुआत हमने की थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में, है ना। ठीक है दोस्तों, अब फिर आगे हमें ये बताया गया है कि पिछले 5 दशकों में, यानी पिछले 50 वर्षों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी कि हर क्षेत्र में कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है ना। भारत का विश्व इतिहास में भी दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, है ना। कक्षा 6 में जब आपने भूगोल पढ़ा था तब आप बेहतर तरीके से समझ गए थे कि गोलार्ध का अर्थ क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है। मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा, आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप पुनः कक्षा 6 की किताब उठाएं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पृथ्वी मान लेंगे, है ना। और पृथ्वी का आकार क्या है? जियोइड, है ना, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये एक पृथ्वी है और बीच में से जा रही है भूमध्य रेखा, है ना, यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा। ठीक है दोस्तों, ये जो दिशा है ये उत्तर है और ये जो दिशा है ये दक्षिण है। आप जानते हैं कि पृथ्वी एक गोले के समान है, लगभग लगभग गोले के समान है, पूर्णतः एक गोला नहीं कह सकते आप, है ना। तो इस गोले को इस भूमध्य रेखा ने 2 भागों में बांट दिया है और गोले को जब आधा कर दिया जाता है तो वो हो जाता है अर्ध गोला या गोला आधा, जिसे आप गोलार्ध कहकर बोल सकते हैं, है ना। गोलार्ध मतलब आधा गोला। ठीक है, तो जो उत्तर दिशा की ओर आधा गोल हिस्सा आप देख रहे हैं यह है उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण दिशा की ओर आप आधा हिस्सा देख रहे हैं ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ठीक है, समझ गए आप, मुझे उम्मीद है। चलिए, तो अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, ये है हमारा भारत, चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और क्या बताया है हमें? उसमें हमें ये बताया है कि इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश की ओर तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। मुझे उम्मीद है कि आपको भारत की स्थिति का अनुमान हो गया है ना। दोस्तों, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में क्या कर रही है? देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से देश को? भारत को। ठीक है, कौन सी रेखा?
कर्क रेखा, जो कहाँ पर स्थित है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। ठीक है दोस्तों, ये दो बराबर भागों में बांट रही है और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अगर हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है, जो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है इसके अलावा, है ना। तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ हिस्सा है और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, आपके पास यदि एटलस है तो आप उसमें भी देख सकते हैं, है ना, स्थिति और अनुमान कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट इसे कहा जाता है। हुआ ये कि सन 2004 में सुनामी की लहरें आई और इसके कारण ये समुद्र में जलमग्न हो गया, यानी अब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों भारत के आकार की, लेकिन हमारे सामने भारत और विश्व का एक चित्र है, और जब चित्र है तो हम इस चित्र के द्वारा क्यों ना जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं उसको पहले समझ लें, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नाम आप देख रहे हैं ना, एक मिनट में पहले रफ कर देता हूँ ताकि मैं आसानी से आपको चीज़ें समझा पाऊँ। इन महाद्वीपों के विषय में कुछ थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया की, है ना। तो एशिया में क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं आपको इसका क्षेत्रफल बता देता हूँ। इसका क्षेत्रफल है 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी हम बाद में करेंगे। फिर अगर वहीं पे हम अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका का जो क्षेत्रफल है वो है 3 करोड़ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। और वहीं पे अगर हम बात करें, किसकी बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, है ना, तो उत्तर अमेरिका की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 2 करोड़ 47 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये मैं आपको घटते क्रम में बता रहा हूँ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कहाँ है, ये है ना। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल जो है वो है 1 करोड़ 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में ये आप देख रहे हैं अंटार्कटिका नीचे की तरफ, है ना। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो है 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों यूरोप की, तो यूरोप का जो क्षेत्रफल है वो है 1 करोड़ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और फिर अंत में अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। आप देख सकते हैं छोटा है सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताऊं कि आप सबसे पहले तो यूरोप को देखिए, ये है यूरोप, है ना, और ये है एशिया। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कहेंगे यूरेशिया। क्या कहेंगे, मैं लिख के बता देता हूँ, यूरेशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया को साथ में जब कहेंगे तो यूरेशिया कहेंगे। ठीक है, इसके बाद में यूरोप एशिया के साथ में है यहाँ पर अफ्रीका। इन तीनों को अगर एक साथ देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे यूराफ्रेशिया। क्या कहेंगे, यूराफ्रेशिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये बात याद रखेंगे, है ना। और अमेरिका क्या होता है, अमेरिका पूरा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की साथ में हम बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि ये अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका कहाँ पर है, ये है, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये है। तो दोनों की अगर बात की जाएगी तो कहेंगे कि ये दक्षिणी महाद्वीप है ना, दक्षिण में है तो दक्षिणी महाद्वीप हो गए। ठीक है दोस्तों, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहला नंबर आता है एशिया का। पहला नंबर किसका आता है, एशिया का, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा नंबर आता है, अब सबकी जनसंख्या मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक लगभग आंकड़ा बता सकता हूं। जैसे एशिया की अगर बात करें तो इसकी जनसंख्या आप समझ लीजिए 444 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर दूसरे नंबर की हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो नाम आता है दोस्तों अफ्रीका का। अफ्रीका की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ के आसपास। फिर नाम आता है यूरोप का, यूरोप
यूरोप का नाम आता है। यूरोप की जनसंख्या कितनी है? लगभग 75 करोड़ के आसपास, ठीक है। फिर नाम आता है नॉर्थ अमेरिका का, है ना, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो इसकी जनसंख्या है अप्रॉक्सीमेट 55 करोड़ के आसपास। फिर 5वें नंबर पे नाम आता है जनसंख्या की दृष्टि से साउथ अमेरिका का। इसकी जो जनसंख्या है वो है अप्रॉक्सीमेट 40 करोड़, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है 6वें नंबर पे, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कितनी है? अप्रॉक्सीमेट 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़, ठीक है। और लास्ट में नाम आता है अंटार्कटिका। सिर्फ यहाँ पर आप देखेंगे तो मुश्किल से 4000 लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं जनसंख्या की दृष्टि से भी, है ना, ठीक है। अब दोस्तों जो है हम बात करेंगे आकार की, ठीक है। दोस्तों भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो विश्व के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका है 2.4%। अभी जो चित्र हमने देखा उससे हमें ये बात पता चल गई कि भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है ना। दोस्तों इसके अलावा कुछ और जानकारी हमें इस वीडियो में दी गई है, पाठ में दी गई है, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वो क्या है देखिए, जैसे कि भारत की स्थल सीमा रेखा जो है वो लगभग यहाँ पर हमें बताया गया है कि 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ वो है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। कहाँ पर पर्वत है हमें ये भी बताया जा रहा है। दोस्तों इसके दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में कैसा है? चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया यानी पतला होता चला गया, ठीक है। दोस्तों इसके पश्चिम की अगर हम बात करें तो इसके पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, है ना। चित्र 1.3 हमें देखने के लिए जो है कहा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि यही हमारा वो चित्र है। ये देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है ना, ठीक है। दोस्तों अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो 30 अंश यानी 30 डिग्री है, लेकिन फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा जो है हमें कम लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। दोस्तों पूर्व पश्चिम के विस्तार का क्या मतलब है कि पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो हमें उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा लगता तो कम है। भाई अब इस चित्र को ही देख लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट, अब ये चित्र पूरा दिखेगा। ये जो चित्र है इसमें आप मुझे ये बताइए कि लंबा हिस्सा कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ज़्यादा बड़ा भाग जो है वो ये है, लंबाई जिसकी अधिक है ये वाला, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। जो पूर्व पश्चिम का भाग है ये अधिक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, है ना, यानी पूर्व पश्चिम की बात हो रही है। हमारे भारत का जो नक्शा है उसमें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कि जो स्थानीय समय है इसमें 2 घंटे का अंतर है, क्योंकि सूर्य देवता यहाँ से उदित होते हुए प्रतीत होते हैं और यहाँ पे डूबते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ से जब वो ऐसे आते हैं तो 2 घंटे का समय अंतराल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से कहा। आप जानते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है और पृथ्वी जो है वो उसके चक्कर कर रही है ना। दोस्तों गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है और अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर जो है रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। चित्र में दिखाया भी गया है, फिर आपको चित्र की ओर लेके चलता हूँ। ये है मानक याम्योत्तर रेखा, ठीक है। इससे हमारे देश में समय निर्धारण किया जाता है, ठीक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। दिन और रात की अवधि पर यहाँ पर इसका असर हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत तथा विश्व की।
इसमें हमें ये बताया गया है कि भारतीय भूखंड भूखंड जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में यानी बीच में स्थित है ना दोस्तों। भारत का जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। अभी हमने जो चित्र है इसमें देखा था, आप देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा एशिया है इसमें दक्षिण यानी नीचे की ओर जो है आप भारत को देख सकते हैं, है ना। इसके बाद में हमें ये बताया है कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को वो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो आप कहेंगे कि कौन भारत जो है वो कौन से महासागर के केंद्र में है, तो जो जवाब है वो आएगा हिंद महासागर, है ना। इसके बाद में दोस्तों दक्षिण का जो पठार है वो हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है ना। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ जो पूर्वी एशिया के देश है इससे भी पूर्वी तट के माध्यम से ये निकटतम संबंध जो है अपने बनाए हुए हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हम भूगोल पढ़ते हैं तो आपने अपनी एटलस अपने सामने रखी होगी या नक्शे अपने सामने रखे होंगे। आप भारत की बात कर रहे हैं तो विश्व का नक्शा जिसमें आप भारत को देख पाएँ, और भारत का नक्शा मैं हमेशा अपेक्षित रखता हूँ, आपसे अपेक्षा है कि आप अपने साथ रख रहे होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, है ना। याद रखिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें नक्शों का बहुत महत्व है, मैप्स की बहुत वैल्यू है। अगर आप जब भी कोई क्षेत्र का नाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, खासकर ज्योग्राफी पढ़ते समय, और आप उसकी स्थिति को देख पाते हैं अपनी कल्पना से, तो आप समझिए कि आप भूगोल विषय में कभी भी किसी कमज़ोरी का सामना नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंद महासागर जो है उसमें किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की जैसी बिल्कुल भी नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये भारत का नक्शा है ना, आप देख ही चुके हैं। दोस्तों भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क जो है वो आज का नहीं है, युगों पुराना है। लेकिन दोस्तों ये संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर के था। पहले उत्तरी पर्वतों के दर्रों से दोस्तों अनेक यात्री जो है वो प्राचीन काल में भारत आते थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक तो ज्ञात ही नहीं था, पता ही नहीं था। दोस्तों इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों का भी और वस्तुओं का भी आदान प्रदान परस्पर होता रहा है। और भारत का जो मैं आपको बता दूं पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया जो है उसके पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, कांटेक्ट रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली आदि जो है ये संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके, नहीं तो कैसे पहुँचते। दोस्तों इसके अलावा मसाले, मलमल आदि कपड़े जो हैं तथा व्यापार के जो अन्य सामान हैं वो भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत दोस्तों यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया भी है और देखा जा सकता है ना। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश के विषय में। दोस्तों भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, है ना। दोस्तों भारत की भूमि की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम में मिलती है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से। इसके साथ उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर एक जानकारी है कि आप जानते हैं सन 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। दोस्तों वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन जो था वो स्थानीय शासकों के द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यानी भैया अंग्रेजी जो शासक थे वो बताते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, और उस हिसाब से रियासत के जो राजा थे वो काम किया करते थे, है ना। ये 47 के पहले की बात है। ठीक है, ये भारत का नक्शा आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया है जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित
क्षेत्र है ना, उनके विषय में। दोस्तों, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। दोस्तों, मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ दोस्तों भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं शुरू से, और अपनी एटलस में हम एशिया के मानचित्र में देख सकते हैं कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। एक जानकारी है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जहां पर देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के विषय में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा ये प्रदान करता है। ज़रूर आप विजिट करिएगा स्कूल भुवन में। दोस्तों, ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSC इसरो की एक पहल है, और हम माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ये अध्याय बहुत छोटा है क्योंकि इसमें हमें भारत के आकार और स्थिति के विषय में ही मात्र बताया गया है, लेकिन दोस्तों जो जानकारियाँ हमें दी हैं, ये मिली हैं, ये बहुत मायने रखती हैं। छोटी हैं लेकिन मायने बहुत रखती हैं इनके, ये बहुत महत्वपूर्ण है पारीक्षिक दृष्टिकोण से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ अलग से जानकारी मैंने कोशिश की आपको बताने की, जो इस अध्याय से जुड़ी हुई है, अध्याय से संबंधित है। और जल्दी दोस्तों मुलाकात होगी अगले अध्याय में, अगले वीडियो के साथ में। और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ इस अध्याय को। दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।